Snapdeal.com नगर एक ऐसा गांव जिसका नाम स्नैपडील कंपनी से इंस्पायर्ड होकर रख दिया गया। हाँ दोस्तों, मैं उसी स्नैपडील कंपनी की बात कर रहा हूं जो एक टाइम पे इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में टॉप पे हुआ करती थी और आज आप में से काफी सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं करती। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि स्नैपडील मार्केट से गायब हो गई। Amazon, फ्लिपकार्ट ये तो उस टाइम भी थे और आज भी है। इसके अलावा मीशो तो बाद में आया और वो भी मार्केट का लीडर बन गया, लेकिन स्नैपडील सर्वाइव क्यों नहीं कर पाया। वैसे आमिर खान की कंट्रोवर्सी ने स्नैपडील को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ वही रीजन था स्नैपडील के मार्केट से बाहर होने का? और आज अगर स्नैपडील मार्केट में है तो एग्जैक्टली क्या कर रही है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या कभी आपने स्नैपडील से कोई भी सामान मंगाया था, और अगर मंगाया था तो कौन सा सामान मंगाया था। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्नैपडील की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, कहानी शुरू होती है साल 2003 में। कुणाल बहल जेईई एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पाते। फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, कुछ नया करने का डिसाइड किया। फिर एक दिन अचानक उनकी मुलाकात होती है उनके स्कूल टाइम के एक दोस्त से जिसका नाम था रोहित बंसल। दोस्तों, रोहित आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग पास करके कैपिटल वन नाम की एक अमेरिकन कंपनी में काम किया करते थे और वो यूएस में सेटल होना चाहते थे। वैसे दोस्तों, रोहित बंसल पंजाब की एक छोटी सी सिटी से बिलोंग करते थे, तो उनके लिए यूएस में जाके सेटल होना किसी सपने से कम नहीं था और उनको H1B वीजा भी मिल चुका था। लेकिन दोस्तों, एक दिन कुणाल ने रोहित को कहा कि क्या हम इंडिया में रहकर कुछ बड़ा नहीं कर सकते। इस पे रोहित ने थोड़ा सोचा और उसके बाद में यूएस जाने का जो आइडिया था उसको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद में दोनों ने मिलकर साल 2007 में मनी सेवर नाम से कूपन सेलिंग कंपनी शुरू की, जिसका मेन काम था कस्टमर्स और उनके आसपास के जो रेस्टोरेंट, स्पा, सलून और इसी प्रकार के जो दूसरे मर्चेंट होते हैं उनको जोड़ना। इसके लिए वो कस्टमर्स को डिस्काउंट और डील्स प्रोवाइड किया करते थे। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने बहुत सारे मर्चेंट्स के साथ टाइप कर लिया था, लेकिन कस्टमर्स का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जब कस्टमर्स ही नहीं आए तो मर्चेंट्स भी डिसपॉइंट होने लगे। देखिए दोस्तों, इनिशियली उनको लग रहा था कि उनका ये जो आइडिया है वो एक रिवोल्यूशनरी आइडिया है, करोड़ों लोग उनके कूपन को खरीदेंगे, लेकिन सिर्फ 20,000 कूपन ही बिक पाए थे। उसके बाद में 2010 शुरू हो गया। धीरे धीरे लोगों की चॉइस चेंज हो रही थी और इसी चेंज को उन्होंने नोटिस किया। अब एग्जैक्टली क्या नोटिस किया वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इंटरनेट की मदद से कस्टमर धीरे धीरे घर बैठे बैठे प्रोडक्ट मंगाना शुरू कर चुके थे। अब जहां पे कस्टमर्स होते हैं, मर्चेंट ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंच ही जाते थे, इसलिए मर्चेंट्स भी ऑनलाइन आ रहे थे। साथ ही फॉरेन कंट्रीज में तो ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाने का ट्रेंड ऑलरेडी शुरू हो चुका था। सो इन्होंने रियलाइज किया कि ऑनलाइन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कुछ बड़ा किया जा सकता है और यहीं से दोस्तों इनका टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। 26 जनवरी 2010 यानी कि रिपब्लिक डे के दिन दोनों फाउंडर्स ने रजौरी गार्डन के कोस्टा कैफे में बैठकर एक नया नाम डिसाइड किया और वो नाम था स्नैपडील। अब देखिए दोस्तों, स्नैपडील के पास पहले से ही मर्चेंट का डेटाबेस था जो कि उन्होंने कूपन वेबसाइट के लिए कलेक्ट किया था। इस डेटाबेस का फायदा ये हुआ कि कंपनी को बहुत ही जल्दी $2 मिलियन की फंडिंग इंडो यूएस वेंचर पार्टनर से मिल गई और फिर 2011 में $10 मिलियन की फंडिंग नेक्सस वेंचर पार्टनर से मिल गई। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ 14 महीने में स्नैपडील का जो कूपन बिजनेस का मार्केट शेयर था वो 7% तक हो गया और 2011 के आखिर तक स्नैपडील ने इंडियन कूपन मार्केट में अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर दी। लेकिन दोस्तों, अब तक ई कॉमर्स का काम शुरू नहीं हुआ था। मर्चेंट भी इनसे डिमांड करने लग गए थे कि कूपन और डील्स के साथ साथ हम हमारे फिजिकल प्रोडक्ट भी स्नैपडील के थ्रू सेल कर पाए, ऐसा कुछ कीजिए। और दोस्तों, इसी दौरान स्नैपडील के फाउंडर्स जब चाइना ट्रिप पे गए तो उन्होंने एक ऐसी चीज एक्सपीरियंस की जिससे उनके बिजनेस को एक नई दिशा मिलने वाली थी। देखिए, जब वो चाइना गए तो उन्होंने Alibaba.com का बिजनेस मॉडल देखा और जो चीज उन्होंने रियलाइज की थी वो ऑलरेडी चाइना में हो रही थी। सो यहां उन्होंने डिसाइड किया कि ये भी भारत के ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे। और दोस्तों, उसके बाद में ये वापस आए और इन्होंने ई कॉमर्स के मॉडल पे काम करना शुरू कर दिया। फिर अपने मर्चेंट से कहा कि आप अपने फिजिकल प्रोडक्ट को स्नैपडील पे लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। 2012 की शुरुआत से स्नैपडील एक फुल फ्लेज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया। वैसे दोस्तों, इनका ये जो डिसीजन था काफी रिस्की था, क्योंकि इनका जो कूपन बिजनेस था वो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन ई कॉमर्स का बिजनेस कैसा चलेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने ये बोल्ड मूव लिया। फिर साल 2013 में Amazon ने भारत में एंट्री की और फ्लिपकार्ट तो पहले से ही मार्केट में तेजी से ग्रो कर रहा था। अब Amazon के आने के बाद में कंपटीशन और ज्यादा टफ होने लग गया। स्नैपडील को मार्केट में अपनी जगह बनाए रखने के लिए कुछ अलग करना था। अब दोस्तों, कुणाल का विजन था कि स्नैपडील को फेसबुक जैसा इकोसिस्टम बनाया जाए जहां पे कस्टमर की जरूरत का हर सामान एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। इसलिए स्नैपडील ने अपने कॉम्पिटिटर से अलग स्ट्रेटेजी बनाई। स्नैपडील ने फ्री चार्ट, शोपो, ई स्पोर्ट्स बाय और रूपी पावर जैसे बिजनेसेस को एक्वायर कर लिया और एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाने का प्लान बनाया। लेकिन ये स्ट्रेटेजी उतनी काम नहीं कर पाई। अब क्यों नहीं कर पाई ये समझने के लिए हमें उस वक्त स्नैपडील की मार्केट में क्या सिचुएशन थी ये समझना होगा।
देखिए दोस्तों, अगस्त 2015 तक स्नैपडील का मार्केट शेयर 32% था और फ्लिपकार्ट का 44%। Amazon जिसने लेट एंट्री की थी उसका मार्केट शेयर सिर्फ और सिर्फ 15% था। स्नैपडील के प्लेटफॉर्म पे 2 लाख से ज्यादा सेलर्स थे और उन्होंने अपने 7th राउंड ऑफ फंडिंग को भी कंप्लीट कर लिया था। यानी कि दोस्तों उस वक्त स्नैपडील की हर तरफ चर्चा हो रही थी, लेकिन दोस्तों इनके सिस्टम्स में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इनका जो मार्केट शेयर था वो धीरे धीरे कम होने लग गया। जैसे दोस्तों अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो स्नैपडील में क्वालिटी कंट्रोल को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से कस्टमर्स को प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर शिकायत होने लग गई। अब जब एक बार खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला तो क्या आप दोबारा उसी प्लेटफॉर्म पे जाके सामान खरीदोगे? आंसर इज नो। तो सेम प्रॉब्लम स्नैपडील के साथ भी होने लग गई, यानी कस्टमर ने स्नैपडील को अवॉइड करना शुरू कर दिया। इनके एक सेलर ने बताया कि एक टाइम था जब हर महीने मुझे 500 ऑर्डर स्नैपडील के थ्रू आते थे, उसके बाद में नंबर धीरे धीरे गिरता गया और आज के टाइम में 50 के आसपास ऑर्डर भी नहीं आ पाते। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ Amazon एग्रेसिव स्ट्रेटजीज और फ्लिपकार्ट के डीप डिस्काउंट ने स्नैपडील के लिए टफ कंपटीशन खड़ा कर दिया। 2016 की शुरुआत तक स्नैपडील का मार्केट शेयर गिरकर 26% तक रह गया और कस्टमर्स धीरे धीरे फ्लिपकार्ट और Amazon की तरफ शिफ्ट होने लगे क्योंकि वहां उनको बेहतर प्राइसिंग और फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन मिल रहा था। इसके अलावा दोस्तों Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन फास्ट डिलीवरी का एक रिवॉल्यूशनरी मॉडल साबित हुआ, लेकिन स्नैपडील के पास ऐसी कोई भी यूनिक ऑफरिंग नहीं थी। कस्टमर्स का ट्रस्ट इशू और कंपटीशन का प्रेशर स्नैपडील के लिए हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आ रहा था। साथ ही स्नैपडील के अंदर कुछ इंटरनल इश्यूज भी चल रहे थे। देखिए 2016 में स्नैपडील ने अपने 600 एम्प्लॉइज को रिजाइन करने के लिए कह दिया, फिर धीरे धीरे करके कंपनी के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे वो भी स्नैपडील को छोड़ने लग गए। मई 2016 में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर आनंद चंद्रशेखरन ने रिजाइन कर दिया और 2017 की शुरुआत में 2 और सीनियर एग्जीक्यूटिव ने भी कंपनी को अलविदा कह दिया। वैसे दोस्तों स्नैपडील एक टाइम पे अपने लीडरशिप और विजन के लिए जानी जाती थी, अब ईगो क्लैशेस और लैक ऑफ डेमोक्रेसी का शिकार हो रही थी। दोस्तों प्रॉब्लम सिर्फ इंटरनल इश्यूज तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि एक्सटर्नल इश्यूज ने भी स्नैपडील को काफी डेंट पहुंचाया। देखिए दोस्तों आपको याद होगा 2015 में जब आमिर खान स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे तो उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से स्नैपडील को सोशल मीडिया पे बैकलैश का सामना करना पड़ा था। कस्टमर्स ने आमिर खान का गुस्सा स्नैपडील पे निकाला, कई कस्टमर ने स्नैपडील को अनइंस्टॉल कर दिया और मांग की जाने लगी कि आमिर खान को हटा दिया जाए। और दोस्तों एक रिपोर्ट के हिसाब से इस कंट्रोवर्सी की वजह से स्नैपडील की ऐप डाउनलोड की रेट में गिरावट आई और जिन्होंने स्नैपडील को अनइंस्टॉल किया था उनमें से कई कस्टमर्स इस प्लेटफॉर्म पे वापस कभी भी लौटकर नहीं आए। वैसे दोस्तों स्नैपडील ने ओमनी चैनल स्ट्रेटजी को भी अपनाया था, जिसे अक्टूबर 2015 में लॉन्च किया गया था। इस स्ट्रेटजी का मेन मोटिव था ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल एक्सपीरियंस को इंटीग्रेट करके कस्टमर को एक सीमलेस शॉपिंग का एक्सपीरियंस देना। स्नैपडील ने लोकल शॉप से डील की थी ताकि वो अपने प्रोडक्ट को स्नैपडील के प्लेटफॉर्म पे दिखा सके। दोस्तों इसका फायदा ये होने वाला था कि अगर कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट को टच या फील करके खरीदना चाहे तो वो सीधा अपने पास के शॉप में जाके खरीद सकता था। देखिए दोस्तों ये जो आइडिया था उस वक्त इंडियन मार्केट के लिए रिवॉल्यूशनरी आइडिया हो सकता था, क्योंकि दोस्तों उस वक्त भारत में ऐसे कई सारे कस्टमर्स थे जो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले टच एंड फील करके देखना चाहते थे, डायरेक्टली ऑनलाइन खरीदने से हिचकिचाते थे। वैसे दोस्तों इस इनिशिएटिव के पायलट टेस्ट ने लार्ज इलेक्ट्रॉनिक आइटम के रिटर्न में 10% तक कमी ला दी थी और सप्लाई चेन कॉस्ट में भी 1.3% की कमी आई थी। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रोजेक्ट था बड़े पैमाने पर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका क्योंकि ओमनी चैनल टीम को वो सपोर्ट नहीं मिल पाया जिसकी उनको जरूरत थी। देखिए 2016 के आखिर तक स्नैपडील फ्लिपकार्ट और Amazon से बहुत पीछे रह गया, इसका मार्केट शेयर लगातार कम होते जा रहा था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मार्केट में खबर फैल गई फ्लिपकार्ट स्नैपडील को एक्वायर करने वाली है। इवन दोस्तों लगभग 5 महीने तक स्नैपडील और फ्लिपकार्ट के बीच में निगोशिएशन चलता रहा और फाइनली डील $950 मिलियन में क्लोज होने वाली थी। लेकिन स्नैपडील के जो फाउंडर्स थे वो पीछे हट गए, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंटली कंपनी को ग्रो करेंगे। उसके बाद में दोस्तों 2017 में स्नैपडील ने 2.0 को लॉन्च किया। ये कोई नया ऐप या कोई नया बिजनेस मॉडल नहीं था, जस्ट इन्होंने नई स्ट्रेटजीज के साथ अपने बिजनेस को रीबिल्ड करने का प्लान बनाया था। कंपनी ने नए इनिशिएटिव्स के साथ कस्टमर्स और सेलर्स के लिए एक नया इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की, जिसके लिए रीजनल लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ टाई अप किया गया। प्लेटफॉर्म पे कुछ गेम्स लाए गए जैसे कि स्पिन द व्हील, फाइंड द क्वीन वगैरह वगैरह। साथ ही दोस्तों प्रोडक्ट की प्राइसिंग को भी कस्टमर के बजट के हिसाब से अलाइन किया गया। दोस्तों इस नए इनिशिएटिव से लोगों को बहुत उम्मीद थी, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2020 तक स्नैपडील के मंथली विजिटर की संख्या 8 मिलियन से बढ़कर 27 मिलियन हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों ये ग्रोथ इंडिकेटर्स स्नैपडील को वापस से वो पोजीशन नहीं दिला पाए जो एक टाइम पे उसकी हुआ करती थी। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे जाइंट जो थे वो डीप डिस्काउंट, लॉयल्टी प्रोग्राम और लाइटनिंग फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे थे, तो इन सब फैसिलिटीज के सामने स्नैपडील का जो वैल्यू प्रोपोजिशन था वो काफी कमजोर था। क्योंकि दोस्तों उस टाइम ऐसा समय आ चुका था कि कस्टमर को सिर्फ अफोर्डेबल प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, उन्हें स्पीड, ट्रस्ट और एक बहुत अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस भी चाहिए था। सो ये सारी चीजें कस्टमर्स को स्नैपडील के प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल पा रही थी। स्नैपडील 2.0 ने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों जो इश्यूज पहले से थे जैसे कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट,
इनएफिशिएंट एग्जीक्यूशन और लीडरशिप के बीच में मिसअलाइनमेंट, इन सारी चीजों ने नए इनिशिएटिव को मजबूत होने नहीं दिया। रीजनल लॉजिस्टिक और गेमिंग जैसे फीचर्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में तो सक्सेसफुल रहे, लेकिन उन्हें लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज और अमेजॉन के प्राइम डे सेल्स जैसे इवेंट ने कस्टमर को स्नैपडील और दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से काफी दूर कर दिया। वैसे दोस्तों अगर हम आज के टाइम की बात करें तो स्नैपडील आज भी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब उनका पूरा फोकस ओएनडीसी नेटवर्क पे है। ओएनडीसी क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डिटेल में समझ सकते हैं। इस वीडियो में समझाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे दोस्तों स्नैपडील ने अपनी मिस्टेक से बहुत कुछ सीखा और अब वो ओएनडीसी के साथ पार्टनरशिप करके वैल्यू ई कॉमर्स पे फोकस कर रहे हैं। इस पार्टनरशिप के जरिए स्नैपडील ने अपने मार्केट प्लेस को ओएनडीसी के नेटवर्क से इंटीग्रेट किया ताकि छोटे बिजनेसेस, लोकल आर्टिसंस और अंडर रिजर्व कम्युनिटीज को एक वाइडर कस्टमर बेस तक पहुंचाया जा सके। स्नैपडील का ये जो नया कदम है वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज पे फोकस कर रहा है। रूरल सेलर्स और अर्बन बायर्स के बीच में जो गैप है उसमें ब्रिज का काम करता है। अब दोस्तों अगर हम स्नैपडील के सफर को ध्यान से देखें तो हमें कुछ चीजें सीखने को मिलती है, जैसे कि फोकस ऑन कस्टमर ट्रस्ट, रेजिलियंस और कम्युनिटी बिल्डिंग। इसके अलावा दोस्तों ई कॉमर्स मार्केट आज भी रैपिडली ग्रो कर रहा है और ये तो जस्ट शुरुआत है। अगर स्नैपडील अपने कस्टमर्स और सेलर्स के लिए एक सीमलेस एक्सपीरियंस बना पाता है और नए इनोवेशन के साथ आगे बढ़ता है तो ये कंपनी फिर से अपनी ग्लोरी को वापस पा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, स्टार्टिंग में जो बताया था snapdeal.com नगर, उसकी क्या कहानी है? तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों जून 2011 की बात है, यूपी का एक गांव है शिवनगर, तो वहां पे पानी की बहुत कमी हुआ करती थी। तो स्नैपडील ने क्या किया, वहां पे 15 हैंडपंप लगा दिए, जिससे गांव वालों की पानी की जो प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट दूर हो गई। सो गांव वालों ने स्नैपडील का आभार व्यक्त करने के लिए वोटिंग सिस्टम रखा और उसके थ्रू अपने गांव का नाम चेंज कर दिया और उसके बाद में शिवनगर का नाम हो गया snapdeal.com नगर। सो दोस्तों यही छोटी सी स्टोरी थी, इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान को शेयर कीजिए ताकि उनको भी स्नैपडील की स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।